हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका बेसिकली 8th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत, यानी कि हिस्ट्री का बुक हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 पर हम लोग बेसिकली इसके अंतर्गत बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे चैप्टर नंबर 3 में आखिर में क्या है जो हमारे लिए उपयोगी है, और इसी पर हम लोग आपका गौर करके भी एक एक चीजों को देखेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। तो सबसे पहले आप देखिए, कुछ चीजें मैं इसमें बताई भी थी, आपको ध्यान रखना था। क्लियर है? कितने बच्चों ने ऐसा है जो आपका चैप्टर रिवीजन किया है? देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि कंपनी दीवान बन गई थी, और आप दीवान क्यों बन गई थी आप इसको अच्छी तरह से जान सकते हैं, क्योंकि 12 अगस्त 1965 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दी थी? बंगाल की बाप की दीवानी सौंप दी थी। दीवानी का मतलब है सीधा जो आपका राजस्व था, वो राजस्व वहां किसको चला गया था? तो आपका राजस्व चला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसलिए कंपनी क्या बन गई थी? आपका दीवान बन गई थी। क्लियर है? ये बात आपको पूरी तरह से ध्यान रखनी थी। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि इस बात की पूरी संभावना है कि मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तौब में घटी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना का एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। इस चित्र में उस समय के चित्रकार ने रॉबर्ट क्लाइव के अपने जीवन में यादगार चित्रों को का जिम्मा करने का, यादगार घटनाओं को आपका चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ में आ जाने के लिए ही अंग्रेजों ने एक निश्चित बड़ी घटना थी। दीवानी के तौर पर कंपनी को अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। अब उससे अपनी जमीन पर शासन चलाने, आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। क्लियर है? इससे वे ऐसा रास्ता ढूंढने लगे थे जिससे कि कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा किया जा सके और काफी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते यह ख्याल भी रखना था कि वे हमें अपनी जरूरतों की चीजों को खरीद बेच भी सकें। देखिए, हमारे लिए तो मात्र एक आपकी दीवानी थी, लेकिन उस समय रॉबर्ट क्लाइव के लिए ये आपका दीवानी ना होकर एक प्रकार का समारोह के रूप में था, क्योंकि बंगाल पर आपका कब्जा था किसका? आपका मुगल बादशाह का। और मुगल बादशाह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली पर नियंत्रण करते थे। जैसे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो उसके बाद दिल्ली का जो नवाब मतलब जो बादशाह था वो कमजोर हो जाता है और बंगाल एक स्वतंत्र प्रांत बन जाता है, और मुर्शिद कुली खां क्या करते हैं? स्वतंत्र आपका बंगाल की स्थापना करते हैं। क्लियर है? लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके टच में रहते हैं किसके? आपका दिल्ली के जो आपके सुल्तान के। और यही बहुत सारी ऐसी घटना यहाँ पर घटेंगी जो आप देखेंगे, जो आपका चाहे आपका बक्सर का युद्ध हो, चाहे आपका प्लासी का युद्ध हो। क्लियर है? और उस प्लासी के युद्ध ने भारत में बहुत बड़ी अहम रोल जो भूमिका है वो आपकी निभाई है। उन सबको हम लोग आपका इसी में आपका विचार करेंगे और इन सबको हम लोग गौर कर कर देखेंगे। क्लियर है? चलिए, कोई बच्चा है किस स्कूल से जो आपका खड़ा होकर इसको पढ़ना चाहता हो? चलिए हम ही देखते हैं। कह रहे हैं समय के साथ साथ कंपनी को यह समझ आने लगा था कि उसे सावधानी से आगे बढ़ना है। बाहरी ताकत होने की वजह से उन्हें लोगों को शांत भी रखना है। कह रहे एक तो हम बाहरी हैं और बाहरी ताकत है, अगर हम लोगों ने दिमाग से और सावधानी पूर्वक अगर हम लोग नहीं चले तो यहाँ के लोग आपका विरोध कर सकते हैं, और यहाँ के लोगों ने अगर विरोध किया तो हमको व्यापार और राजस्व वसूलने में हमको बहुत सारी समस्या आने वाली है। तो हमको हर कदम बड़े सोच समझ कर आपका चलना होगा। क्लियर हो गया? आगे देखिए, जो गांव देहात में पहले शासन आपके चला चुके हैं और जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान है, ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके हैं थे, उन्हें नियंत्रित करना जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। अब कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव हैं, क्लियर है, गांव देहात में रह रहे हैं, जो लोग आपका शासन चला चुके हैं या जिनके पास अभी भी कुछ है या स्थानीय सत्ता है, कह रहे ऐसे लोगों को ना तो आप नियंत्रण कर सकते हो और ना ही आप उनको खत्म कर सकते हो। क्लियर है? अब किसी ने शासन चलाया है, कोई आपका जमींदार है, किसी सेना में रहा है, कोई वो आपका राजस्व वसूला है किसने, तो ऐसे व्यक्ति को ना तुम समाप्त कर सकते हो ना तुम उस पर कंट्रोल कर सकते हो, बल्कि एक आपका समन्वय के थ्रू आप उसको लीड कर सकते हो।
तो ये सबसे बड़ी समस्या थी अंग्रेजों के सामने जब उन्होंने पूरे बंगाल की दीवानी को अपने हाथ में लिया था। क्लियर है? अब देखिए होता क्या है, यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हमें देखा गया है कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया जाए, आय के साधन कैसे जुटाए जाएं, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए जाएं और मन माफिक फसलों की खेती कैसे की जाए। समस्या क्या थी कि अगर हमको जो फसल उगानी है वो यहाँ के किसान कैसे उगाएंगे, हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हम अपनी मन मुताबिक आपका फसल को उगाना चाहते हैं जबकि यहाँ के लोग कुछ और उगाएंगे। अब यहाँ का जो आय और आपके संसाधन है कैसे जुटाए जाएं और लोग किस तरह से हमारी हेल्प करें या हमसे जुड़ें, ये सब कैसे हो, ये अपने आप में एक समस्या थी, एक टास्क था जो आपका बना हुआ था। क्लियर है? अब है कंपनी की आमदनी। तो कंपनी की आमदनी से आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, कंपनी दीवान तो बन गई लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कह रहे कंपनी भले ही आपका दीवान बन गई हो लेकिन अपने आप को क्या मान रही है, खुद आज भी एक अपने आप को व्यापारी मान रही है। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसे आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी और उसे आपका करने में हिचकिचाती भी थी। ना तो कोई नियमित व्यवस्था थी और ना कोई ऐसी व्यवस्था को लागू करने के लिए वो आपका हिचकिचा रही थी, और उसे भारी भरकम आपका लगान भी चाहिए था जिससे वो अपनी चीजों को कर सके। तो उसके लिए एक आकलन और एक वसूली का सही पैटर्न उनको बने, उनकी ऐसी कोशिश थी। ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल कर सकें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीद सकें। इस कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खोली जाने वाली चीजों का मूल्य दुगना हो चुका था। आप कह रहे हैं कि इन 5 सालों में जो भी अंग्रेज आपका सामान ला रहे थे, अगर आप उनको मूल्य को देखोगे वो आपका दुगना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी के से सोना व चांदी से आयात करती थी, इन चीजों के बदले में मैं खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही वो आपका निर्यात करने लगी और उसी से ही वो सारी चीजें क्या करने लगी, कंपनी आपका खरीदने लगी। अब देखिए जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसती जा रही है और लोगों को ये बिल्कुल साफ हो गया जो बंगाल की अर्थव्यवस्था है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे गहरे संकट में आपका फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजों को जबरन बेचने पड़ती हैं। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहा है, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा है, खेती चौपट होने की दिशा में है। खेती कैसी है? चौपट होने की दिशा में है। 1770 में अकाल पड़ने के बाद बंगाल में 1 करोड़ लोग नींद की मौत हो गए। कब? 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा और सोच के देखिए कि 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। कितने लोग मरे? 1 करोड़ लोग इस अकाल से। यानी कि इस अकाल का लगभग इसने क्या कर दिया, 1/3 जनसंख्या को समाप्त कर दिया। आप सोच के देखिए 1770 का जो सबसे बड़ा अकाल पड़ा था, इसने क्या किया कि आप देखिए इस अकाल ने क्या कर दिया, लोगों को आपका 1 करोड़ लोगों को मार दिया। आप कह रहे हैं कि बंगाल में स्थित मुर्शिदाबाद में एक साप्ताहिक हाट है। ग्रामीण लोगों ने, ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीजों को बेचने के लिए और जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजार आते हैं। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों को बहुत बुरा असर पड़ा। अब आप देखते हैं जो गांव में बाजार लगते हैं उनको साप्ताहिक क्या बोलते हैं, हाट बोलते हैं। तो जिन लोगों को कुछ चीज सामान आपका खरीदना है वो आपके इस हाट में, इस बाजार में आते हैं, जिनको बेचना है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। ये आपने देखा होगा। तो ऐसा ही कहाँ लग रहा है, कलकत्ता में लग रहा है, मुर्शिदाबाद के आसपास। देखिए आगे आपको समझ। अब थोड़ा सा आप इन, एक व्यक्ति हैं, आप इनके विषय में देखिए। इनका नाम है
चार्ल्स कॉर्नवालिस, जिसके समय में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, उस समय आपका कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था और ये भारत के जनरल गवर्नर रहे थे। क्या रहे थे? गवर्नर जनरल। कहाँ के रहे? भारत के। किस समय? जब आपका स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को भारत में आपका लागू किया जा रहा था। अब ये क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक, आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं किस तरह की चीजें थी। खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी को ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। कैसा है कि हम लोग क्या करें? आपका जमीन में निवेश करें और खेती में सुधार लाना भी कैसा है? बहुत ज्यादा आपका जरूरी है। ठीक, यह काम किस तरह से किया जाए, इस सवाल पर आपका दशक तक बहस चलती रही। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। कब की? 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इस बंदोबस्त की शर्त के हिसाब से राजाओं और तालुकादारों को जमीनों के रूप में मान्यता दी गई। क्या दी गई? कि जो ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, हम जिसको परमानेंट सेटलमेंट कह रहे हैं, इसमें कुछ हिसाब और कुछ आपका कंडीशन थी। जो राजा थे और तालुकादार के, यानी किसी क्षेत्र के जो आपके जमींदार थे, उनको आपका मान्यता मिल गई कि आप इस क्षेत्र के राजा हैं, आप इस क्षेत्र के जमींदार हैं। उनको क्या कर दिया गया? इसमें मान्यता दे दी गई। आप देखते हैं 1793 में जब सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया, इसी में आपकी जमींदारी प्रथा भी शुरू हुई। और जमींदारी प्रथा क्या थी कि किसी 10, 50, 20 गांव का राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को दे दी और उसको क्या कर दिया गया? उसको जमीन का वास्तविक मालिक बना दिया गया, जिसको क्या कहा गया? जमींदार कहा गया। क्या कहा गया? जमींदार कहा गया। क्लियर है? उन्हें किसानों से लगान वसूलने, कंपनी को स्वराज चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब यह था भविष्य में यह कभी इजाफा नहीं किया जाएगा। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। उन्होंने फिक्स कर दी। अब क्या करेंगे? उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। जमींदारी को जमीन के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। जमींदार क्या करेंगे कि लैंड को सही करने के लिए, आपका रिफॉर्म करने के लिए उनको सुधार किए जाएंगे। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की आमदनी बढ़ने वाली नहीं है, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन के फायदे में रहेंगे। और क्या होगा? जो प्रोडक्शन होगा उसी उत्पादन से वो आपका फायदे में आपका रहेंगे। अब कह रहे इसमें कुछ समस्या थी, मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी आपकी समस्या कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार करने के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। दरअसल कंपनी के राजस्व ने तय किया कि इतनी ज्यादा थी कि उसे चुकाने के लिए जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। अब कह रहे हैं कि राजस्व भी कैसा था? बहुत ज्यादा था। तो जो आपका जमींदार थे वो भी टैक्स चुकाने के लिए आपका सोचते थे और उनको बड़ा भारी गुजरता था ये आपका टैक्स चुकाना। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे, उनकी जिम्मेदारी छीन ली जाती थी। अब देखिए, जो वो आपका राजा टैक्स चुकाने के लिए आपका पर्याप्त रूप से टैक्स नहीं चुका पाते थे, उससे क्या होते थे? तो उसकी जो जमींदारी व्यवस्था थी वो उससे छीन ली जाती थी, क्योंकि मुख्य रूप से अंग्रेजों को नियमित रूप से कर चाहिए था। और इस कर के अंतर्गत क्या समस्या थी? क्या समस्या थी? समस्या यही थी, क्या समस्या थी? कि उनको नियमित रूप में अगर टैक्स में कोई प्रॉब्लम आई तो वो उस
क्षेत्र के जमींदार से जमींदारी छीनकर किसी और को दे देंगे और वो उसकी नीलामी कर देंगे। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। अब क्या हो रहे थे कि 19वीं जब आपकी सदी आ रही थी, उस समय जो हालात थे वो आपके बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ने लगी और आपका धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो आपका सुधार आया, लेकिन कंपनी का कोई फायदा नहीं हुआ। कंपनी तो हमेशा राजस्व चुकाने की तय कर चुकी थी, अब राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। अब क्या कर दिया, जो उन्होंने फिक्स कर दिया वो उसमें अड़ी रहेगी। ठीक है, अब वो क्या नहीं कर सकती, उसमें आपका कोई सुधार उधार ऐसी स्थिति में आपका नहीं रह सकती। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका कोई मन नहीं था कि जमीन में कुछ सुधार हो, जमीन में कुछ रिफॉर्म हो। जमींदार का तो एक ही काम था कि लोगों से वो टैक्स वसूले, उस टैक्स में जो अपना हिस्सा है वो अपने पास रखे, बाकी जो बचा है वो आपका राजस्व के तौर पर आपका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को आपका सौंप दे और उसकी जिम्मेदारी आपका बरकरार वो जो है आपकी रहे। यही उसके सामने समस्या थी। अब देखिए, उसमें से कुछ तो आपके बंदोबस्त शुरुआती सालों में ही अपनी जमीनी गांव गवा चुके थे। बचे हुए अभी भी परेशान और निवेश का खतरा उठाए हुए कंपनी से उम्मीद आपका दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन के रूप में लगान आपका वसूल कर सकते हैं, तो उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं होगी। क्या होगी? उनमें आपका जमीन में सुधार की जो आपकी है परवाह कोई उन्हें नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत आपका दमनकारी दिखाई दे रही थी। अब गांव के किसानों से टैक्स वसूलना उन लोगों के लिए तो आपका दमनकारी, आपका दबाने जैसी, उनके गला घोटने जैसी ही थी। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था। जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजनों से कर्जा लेना पड़ता था। नहीं चुकाया तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। अगर आपने लगान नहीं चुकाया तो आपको क्या कर दिया जाएगा? आपको बेदखल कर दिया जाएगा। ये सारी स्थिति इसमें बनी हुई। देख लिया? पीछे कुछ पूछना है? देख सकते हैं आप, देख लीजिए। इस पूरी व्यवस्था में खेती के सुधारने की जरूरत की दिशा में लाए थे और बेसिकली उनका एक ही ध्येय था ताकि हम अधिक से अधिक इसमें जो लाभ है वो आपका सुनिश्चित कर सकें। कौन कह रहे हैं ऐसा? अंग्रेज। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, अब बात कर रहे हैं, एक और नई व्यवस्था शुरू की गई, उसको थोड़ा देखते हैं कि कौन सी नई व्यवस्था थी जो इसके अंतर्गत चली। कह रहे हैं 19वीं सदी की शुरुआत में एक कंपनी ने बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। अब कह रहे हैं जो हमने राजस्व आपका बंदोबस्त किया है, राजस्व बंदोबस्त मतलब स्थायी बंदोबस्त, जो आपकी जिम्मेदारी व्यवस्था हमने लाई है, इसमें आपका दोबारा जो है हमें बदलाव की यानी रिफॉर्म की जरूरत है। जब कंपनी को शासन और व्यापार में अपने खर्च आपके चलाने के लिए पैसों की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व में तय करके काम चला सकती है। कि हम लोग क्या करें, अपने एक स्थायी रूप से हम लोग टैक्स का एक पैसे कमाने का जरिया बना दे तो सारी चीजें हमारी सही चलेंगी। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम के लिए होल्ड मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की। नाम ध्यान रखना है,
क्या नाम है? होल्ड मैकेंजी। और कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, यह नई व्यवस्था तैयार की जिसको 1822 में लागू किया गया। एक है 1793 में, एक है 1822 में। मैकेंजी को विश्वास था कि यह उत्तर भारतीय समाज में गांव में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और कह रही कि भारतीय समाज है, खासकर जो गांव है उसमें एक ही खासकर सामाजिक संस्था के रूप में हमारे सामने आएगी। क्या है? उसने आदेश पर कलेक्टर ने गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों की माप की और विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज को दर्ज किया। ठीक, गांव के एक एक खेतों के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या समूह महल, देखिए अब ये क्या किया है, इन्होंने एक अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर एक गांव या गांव के समूह को क्या कहा? महल कहा। से वसूलने वाले राजस्व का हिसाब तय लगाया कि मान लीजिए ये कोई 10 गांव है और इन 10 गांव से राजस्व 1 करोड़ रुपए या 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए आ सकता है। एक ऑन एवरेज वैल्यू इन्होंने आपका सेट कर ली है। ठीक, इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया। अब ये क्या होगा? तय नहीं होगा। किस तरह से? जिस तरह से आपका परमानेंट सेटलमेंट में स्थायी रूप से आपका राजस्व को तय किया गया था, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व एकत्र करने उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार पे ही बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया। इस व्यवस्था को महालबारी बंदोबस्त व्यवस्था का नाम दिया गया। क्या कहा गया? महालबारी बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया। ठीक, तो कोई आपसे पूछ ले महालबाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए इसको। चलिए देख लिया, ये थी। अब आपका ये रही आपकी जमींदारी व्यवस्था और ये रही आपकी मैकेंजी की आपका मालवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी 1822। अब बात करेंगे आपका टॉमस मुंडो ने एक व्यवस्था शुरू की थी। अब रैयतवाड़ी को, अभी तो हम महल देखें, और टॉमस मुंडो एक व्यवस्था को शुरू करते हैं जो आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था है। इसको भी हम लोग आपका गौर करके एक एक करके इन सभी स्टेप बाय स्टेप में हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे और हम लोग आपका पढ़ेंगे भी। लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, जितनी भी व्यवस्था जो एक ट्रेडिशनल कृषि थी वो आपका किस तरह से वो आपकी समाप्त हो रही थी, ये सारी चीजों को हमको आपको देखना है। बताइए किस तरह की बची थी हमारी कृषि? अगर हम लोग गौर करके देखें, क्या हमारी पारंपरिक जो खेती थी क्या वो वास्तविक रूप में आज भी काम कर रही थी? अंग्रेजों द्वारा जो आपके नई आपका सिस्टम शुरू किए गए थे, क्या सिस्टम पूरी हमारी अर्थव्यवस्था में आपका फिट बैठते थे? इन सभी को हमको इसमें गौर करके देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तो फिलहाल आज हमने जमींदारी व्यवस्था को पढ़ा, उसकी समस्या को देखा। ठीक, और होल्ड मैकेंजी ने 1822 में एक व्यवस्था लागू की, बेसिकली उत्तर प्रदेश में थी, जो उसका मेन पार्ट था। ये है महाशय जिन लोगों ने, जिसने ये आपके इस व्यवस्था को लागू किया है। आप इनके चित्र को अच्छे से देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने आपका आज जमींदारी व्यवस्था को और महलवाड़ी व्यवस्था को आज फिलहाल पढ़ा। तो एक बार आप लोग घर पर जाकर इसको रिवीजन करिए, कोई देखिए, कोई डाउट है कुछ मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।